नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये मॉडल सेट 2 है। इससे पहले हमने मॉडल सेट 1 भी का आपको करा दिया है वर्कशॉप कैलकुलेशन का। मॉडल सेट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। ये क्लास आईटीआई सेकेंड ईयर के सभी ट्रेड के बच्चों के लिए होने वाली। आईटीआई सेकेंड ईयर में जो भी बच्चे हैं सभी के लिए ये क्लास होने वाली है, ठीक है भाई, किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए नहीं है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या रहेगी 6। नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? 6 ही रहेगी, क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन के आपके एग्जाम में 6 ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी 6 क्वेश्चन आपके ड्राइंग के रहते हैं और 38 क्वेश्चन आपके थ्योरी के रहते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो चलिए देर ना करते हुए सीधे सीधे आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कि स्नेहक का उद्देश्य क्या है। स्नेहक का उद्देश्य क्या है भाई? स्नेहक क्या होता है? स्नेहक कुल मिला के एक तरह से ये कहिए कि आप सभी लोग इससे तो अवगत होंगे ना भाई। क्या कहते हैं उसको? ग्रीस कहते हैं। ग्रीस, ग्रीस समझते हैं? जैसे बेरिंग में जो चीज लगाया जाता है वो क्या है? वो एक तरह का आपका लुब्रिकेंट है, वो एक तरह का आपका स्नेहक ही है। या फिर जो हम लोग मोबिल का यूज करते हैं, या फिर ये कहिए कि एक तरह से जो कोई भी ऑयल है वो ऑयल भी आपका स्नेह का कार्य कर सकता है। कोई भी ऑयल है तो वो भी आपका स्नेह का कार्य कर सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग हाथ में कोई ऑयल लगा लेते हैं तो आपका हाथ थोड़ा सा हाथ में फिसलन ज्यादा बढ़ जाती है ना, और समय हाथ का रूखापन खत्म हो जाता है। तो आपने क्या किया? वो आपने एक तरह का लुब्रिकेंट लगाया। या फिर आप क्रीम भी लगा रहे हो, कई लोग फैशन में क्रीम भी लगा लेते हैं आजकल। तो लड़के भी लड़कियों से आगे हो गए हैं क्रीम पाउडर लगाने में, है ना भाई। लड़कों का भी आजकल ब्यूटी पार्लर खुल गया है। लड़कियों का तो पहले से था ही, लेकिन आजकल लड़के बहुत जा रहे हैं। तो वो जो भी जाके भाई क्रीम व्रीम लगवा रहे हो आप लोग, वो कुल मिला के क्या है? एक आपका लुब्रिकेंट ही है। तो वो इसीलिए कराते हैं कि थोड़ा सा हमारा चेहरा क्या स्मूथ दिखे, एकदम अच्छा दिखे, है ना। तो देखिए यहाँ पे पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि स्नेहक क्या है। स्नेहक क्या है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है भाई। स्नेहक कुल मिला के एक ऐसा युक्ति है या फिर ऐसा एक मटेरियल है जो कहीं पे भी यूज किया जाता है तो वहां की चीजों में घर्षण को कम कर देता है। वहां की चीजों के अंदर घर्षण को कम करने का काम करता है आपका स्नेहक। तो यहाँ पे घर्षण को कम करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। स्नेहक ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। जैसे बियरिंग जो है कहीं भी मशीन में या किसी भी सॉफ्ट पे कोई बियरिंग लगाया गया है, तो जब बियरिंग में स्नेहक खत्म हो जाता है तो या तो बियरिंग आपकी टूट जाती है, खराब हो जाती है, या फिर आपका जो मशीन है वो काफी ज्यादा लोड लेके चलने लगती है। तो काफी ज्यादा यदि लोड लेके चलने लगती है तो उसमें जो भी एक्सपीरियंस वाले लोग हैं या यदि कोई मैकेनिक वहां पे आसपास में, तो वो कहेगा कि भाई आपकी मशीन बहुत ज्यादा लोड लेके चल रही है, एक बार थोड़ा जो भी इसमें बियरिंग यूज किए गए हैं उसको ग्रीसिंग कर दीजिए। ग्रीसिंग कर देंगे तो वहां पे वो बिना लोड के या फिर एक आसानी से चलने लगती है पहले जैसे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन की किसी गोले का गुरुत्व केंद्र क्या है। तो किसी गोले का गुरुत्व केंद्र हमने अभी आपको बताया, इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया है कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। गोले का जो सेंटर होता है, एक वृत्त का जो सेंटर होता है वही होता है आपका उसका गुरुत्व केंद्र। ठीक है, वृत्त का भी यदि केंद्र की बात करें तो वो भी आपका होगा, वही आपका गुरुत्व केंद्र भी होगा। और यदि एक स्फीयर की बात करें, यदि हम लोग एक स्फीयर की बात करें, स्फीयर मतलब क्या हो गया? ठोस वृत्त। स्फीयर मतलब क्या हो गया? ठोस वृत्त, है ना। तो यदि एक स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का भी जो केंद्रक होता है, जो केंद्र होता है, स्फीयर का भी जो केंद्र होता है वही उसका गुरुत्व केंद्र होता है। स्फीयर का भी जो केंद्र होता है, केंद्र मतलब कि जहां से परिधि की दूरी हर जगह समान होती है, हर जगह ये दूरी समान होती है, तो वही चीज होता है आपका केंद्रक, वही होता है आपका केंद्र। तो एट द सेंटर में इसका गुरुत्व केंद्र होता है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनियमित सतहों का क्षेत्रफल क्या है जिसका समबाहु त्रिभुजाकार है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोगों को फॉर्मूला याद चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूँ। क्वेश्चन को टैकल करने के लिए बस इसके पीछे जो लॉजिक है उस लॉजिक को आप समझिए। क्यों? लॉजिक को समझ जाएंगे तो बाकी कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बाकी कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। ठीक है भाई, ऐसे समझो कि मान लीजिए कि ये है आपका पेन, ये है आपका पेन। ठीक है,
स्पेन के इस किनारे पे मैं 5 किलो का वजन लगा दूं और मैं इसको यहाँ से उठाना शुरू करूं, मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा तो भाई बहुत ज्यादा हमें वेट लगेगा ना, हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वही यदि मैं यहाँ पे पकड़ लूं तो यहाँ पे पकड़ के मैं आसानी से उठा सकता हूँ, यदि इधर कितना भी वेट हो तो। जैसे कि एक बड़ा डंडा हो, डंडा के दूसरे किनारे पे आप लोग कोई वेट लगा दीजिए और एक उसके दूसरे किनारे से आप उसको उठाने की प्रयास करिए, उठाने का प्रयास करेंगे तो वहां पे आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वही उसके किनारे या उसके आसपास जहाँ पे आपने लोड लगाया है या जहाँ पे आपने वस्तु को कनेक्ट किया है उस छड़ में या उस डंडे में, वहां पे पकड़ लीजिए तो वो तुरंत उठ जाता है। तो बस यही टेक्निक है कि किसी भी क्वेश्चन को करने का भी, भाई क्वेश्चन करना है ऐसे देखेंगे वैसे आप इसमें फॉर्मूला आप केवल अप्लाई करते जाइए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार केवल आप इसका कंसेप्ट समझ जाएंगे तुरंत आप क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। देखिए जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह दिख रहा है कि एक तरह का ये आयत है, क्योंकि इसमें एक आपकी लंबाई दे रखी है 40, लंबाई दे रखी है 80 और चौड़ाई दे रखी है 40। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को पता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही इसका फॉर्मूला होता है आयत के लिए। और वर्ग के लिए क्या फॉर्मूला बन जाता है, वर्ग के लिए बन जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाता है आपका भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, है ना। चलिए यहाँ पे आयत का देख लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना दे रखा है 40 80 और चौड़ाई दे रखा है आपका 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 3200, ये टोटल कितना हो जाएगा भाई 3200, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो है इतना पार्ट इसमें नहीं है, इस पूरे आयत से इतना पार्ट निकाल के हटा दिया गया है, तो बस इसी का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, इसका क्षेत्रफल निकाल के इसमें से घटा देंगे तो क्या तुरंत आपका आंसर नहीं मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा ना भाई। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो, ये क्या है, ये आपका है एक समबाहु त्रिभुज, इसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये क्या है भाई, ये है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा मैं लिख दे रहा हूँ भाई, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, समबाहु के लिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ से √3 मैं लिख दिया ऐसे, इसको 4 लिख दिया, भुजा इसकी कितने है भाई, ये है 20, ये है 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, इसको काट दो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 100, और 100 का मल्टीप्लाई कर दो कितने में, 100 का मल्टीप्लाई कर दो आपको √3 में, ठीक है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल टोटल आया है 3200 और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है कितना 100√3। अब इसमें से केवल इतना घटा देंगे तो क्या इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा, आपको आसानी से पता चल जाएगा ना। तो देखिए अब मैं निकाल दे रहा हूं कि इस एरिया का दिए गए आकृति का क्षेत्रफल बराबर, दिए गए आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल माइनस इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3200, आयत का क्षेत्रफल कितना आया मेरे भाई 3200 आया ना, और ये आया है आपका 100√3, ये आया है आपका 100√3, 100√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 173.2, तो इसको घटा लीजिए, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3026.8, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, इतना mm², ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, a के पावर m/n का मान क्या होगा, a की पावर m/n का मान क्या होगा, ये मान आपको बताना है, इसका मतलब क्या होगा। अब देखिए भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला है। जैसे देखिए एक बात समझिए, यहां पे यदि मैं लिख दूं √2,
यहाँ पे मैं लिख दूं √3 लिख दूं, यहाँ पे √3 लिखो, √3 लिखो, तो इसका मतलब क्या होता है, इस √3 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3 के पावर 1/2 मैं लिख दूं तो कोई परेशानी किसी को, 3 का पावर यदि मैं 1/2 लिख दूं तो किसी को कोई परेशानी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं यदि यहाँ पे लिख दूं ऐसे कि यहाँ है आपका 4 और ये है आपका 5, ये है आपका 5, तो इसको मैं यदि ऐसे लिखूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। जो भी यहाँ पे आगे रूट में रहता है, यदि यहाँ कुछ नहीं दिया रहता है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कितना रहता है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 2 रहती है। रूट केवल ऐसे दिया हुआ है, कुछ नहीं यहाँ पे लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 2 रहती है, ठीक है। और एक बात का ख्याल रखिएगा आप लोग हमेशा कि ये वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए, ये वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए, इधर बाहर नहीं। जैसे बाहर कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये 2 रूट 4, जैसे यही चीज सेम ऐसे लिखा हो 4√5, तो इसका मतलब एकदम अलग है। अब इसको आप लोग ऊपर घात में नहीं चढ़ा सकते भाई, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ पे नहीं है, करनी में नहीं है, ये रूट में नहीं है, ये बाहर है, ठीक है ना, तो ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। चलिए, यदि ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4, ठीक है। वैसे है यदि यहाँ पे लिखा है इसने a की पावर m/n, a की पावर m/n लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर m और a की पावर m इंटू 1/n कर दूं तो कोई प्रॉब्लम किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या इस 1/n को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या इस 1/n को मैं ऐसे लिख सकता हूं, n रूट में a की पावर m, n रूट में a की पावर m। ऑप्शन डी सही होता हुआ दिख रहा है क्या किसी को, सही होता हुआ दिख रहा है ना भाई, कोई दिक्कत है किसी को, कोई प्रॉब्लम है तो बताए। और इसका बेसिक्स जो है, बेसिक्स लिख लीजिए यहाँ पे, a की पावर m इंटू n को हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, ठीक है। a की पावर m गुणे सॉरी a की पावर m इंटू n को, ये तो a की पावर m इंटू n ही हो जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a की पावर m प्लस n, ठीक है। और a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n, ठीक है। ये सब जो बेसिक है, बेसिक थोड़ा सा याद रखिएगा, बाकी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज को हम लोग लिख सकते हैं, लिखते हैं हिंदी में सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है आपका PRT इंटू 100, PRT डिवाइड बाई 100 इंटू 100 नहीं, PRT डिवाइड बाई 100, ठीक है। जहां पे P क्या है, जहां P होता है आपका मूलधन, जहां P होता है आपका मूलधन, ठीक है। R होता है आपका दर, वार्षिक दर लिख लो या दर, और T होता है आपका समय, T होता है आपका समय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या किसी को, कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, क्या लिखा है यार ये, ये लिखा है I इक्वल टू यहाँ पे PNR डिवाइड बाई 100, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है I इक्वल टू 100 बाई PNR, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है I इक्वल टू P इंटू R डिवाइड बाई N इंटू 100। क्लियरली आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं ऑप्शन पूरा लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ P इक्वल टू I इक्वल टू P इंटू N डिवाइड बाई R इंटू 100, ठीक है। तो भाई देखो, इसने टाइम को n से दर्शा दिया है, टाइम को n से दर्शा दिया, तो यहाँ पे आप भी n लिख लो तो PRN अपॉन 100 ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। एक अधिक अनुमान क्या है, अधिक अनुमान तो भाई इसके केवल नाम से केवल हो जा रहा होगा कि अधिक अनुमान क्या है, ओवर एस्टिमेट क्या है। ओवर एस्टिमेट भाई कुल मिला के ऐसा चीज है कि जैसे मान लो कि कहीं पे आपका एस्टिमेट है केवल और केवल 1000 रुपए का, और आप अनुमान लगा लिए हो, या आप वहां पे
पूरा खर्चा जोड़ लिया हो 1500 रुपए, 1500 रुपए जोड़ लिए हो, तो ये क्या हो गया, ये वास्तविक लागत से मूल्य अधिक हो गया ना, वास्तविक लागत से मूल्य अधिक हो गया। और यहीं पे आपका अंडर एस्टिमेट क्या होता है, अंडर एस्टिमेट जैसे मान लो कि लागत है आपका 1000 और आप केवल 700, 800 या केवल 500 ही एस्टिमेट कर पाओ। आप जब प्लान बना रहे हो तो उस समय केवल आप एस्टिमेट कर दो कि 500, 1000 का खर्चा है, आप वहां पे केवल 500 ही ले लो, 500 का ही एस्टिमेट जोड़ो, तो वो हो जाता है आपका अंडर एस्टिमेट। और जब आप वास्तविक लागत से अधिक का गणना कर लेते हो तो उसे कहते हैं हम लोग ओवर एस्टिमेट। ठीक है, ओवर एस्टिमेट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हेन एन एस्टिमेट इज एक्सीडेड टू एक्चुअल एस्टिमेट, एक्चुअल एस्टिमेट से जब हमारी लागत बढ़ जाती है, बढ़ी हुई होती है या अधिक होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं ओवर एस्टिमेट। ठीक है, जब एक अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अंडर एस्टिमेट, उसे हम लोग कहते हैं अंडर एस्टिमेट। अब ये तो कुछ भाई टाइप के लोग होते हैं ना, कुछ भाईगिरी करने वाले होते हैं, जैसा कि इस समय बहुत ज्यादा ये लोग फेमस भी हो रहे हैं। और कुछ गाना भी एक आ गया है कि राशि में क्या लिखा है, बदमाशी लिखा है, ऐसे बहुत सारे मीम्स भी बना रहे हैं, है ना। तो उन लोगों के लिए भाई, कोई भी इस समय इतना छोटा सा भी लड़का तो वो भी कह रहा है अंडर एस्टिमेट मत करो हमको, हमको इतना छोटा मत समझो। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब यही है। ठीक है, तो उस चीज से भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि अंडर एस्टिमेट क्या है, कि किसी को कम आंकना। ठीक है ना, ये बात तो तुरंत समझ में आ गई होगी आप सबको।